हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप आ चुके हैं हैप्पी साइंस विद एल के चैनल पर। और मैं हूं एल के मैथिल, आपका टीचर, आपका मेंटोर। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 वीडियोज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कशंस के डाल चुके हैं, और जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन कवर्ड, बट वन क्रूशियल सेगमेंट और इज रिमेनिंग, विच इज स्पॉन्टेनिटी। तो पिछले वीडियो में हमने स्पॉन्टेनिटी बताई थी कि देखो, जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं, जिसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिराइविंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं जो इसको स्पॉन्टेनियस बनाती हैं, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स बाय विच ए रिएक्शन इज ड्राइव्ड ऑन इट्स ओन, और वी कैन से इटसेल्फ। तो अपने आप क्यों होती है, उसके 2 क्राइटेरिया हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और फिर ये देखेंगे क्या एक सफिशिएंट है या दोनों सफिशिएंट हैं या दोनों ही लेने पड़ेंगे, आइदर ऑफ देम चल जाएगा या फिर बोथ ऑफ देम चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला। देखो, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वी लिट द फायर टू पेपर, पेपर हो, वुड हो, पॉलीथीन हो, वट एवर इट इज, तो जब भी हम इसमें आग लगाते हैं, व्हेन वी लिट द फायर टू दीज सब्सटेंसेस, the reaction or the process of burning goes on its own, right? तो बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में शुरू हो जाती है, जैसे ही हमने थोड़ी सी चिंगारी दी। अब ये रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहती है, अपने आप। कोई हमें बाहर से कोई एनर्जी या फिर हमें बाहर से कुछ भी नहीं देना पड़ता। केवल शुरू में उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ओनली फॉर स्टार्ट। अब ये मत सोचना कि सर हम तो एनर्जी दे रहे हैं, वो देने वाली एनर्जी नहीं है कि पूरी प्रोसेस के दौरान आपको ज़रूरत पड़ रही देने की, ठीक है। वो तो जस्ट स्टार्टिंग के लिए आपने जरा सी चिंगारी दे दी है, और इसके बाद रिएक्शन अपने आप होती चली जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बर्निंग की प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें ध्यान से अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि डेल्टा एच इज नेगेटिव। वाई? बिकॉज हीट इज रिलीज्ड, मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अब हम और बहुत सारी अगर रिएक्शंस देखें, जैसे पेट्रोल का जलना, एलपीजी का जलना, दी ऑल्सो आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम देखते हैं कि ये जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वे अपने आप हो रही हैं। तो क्या हम ये मान लें कि एक्सोथर्मिक नेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक क्राइटेरिया है? डेफिनेटली। हम लोग ये अभी तक तो यही कह पाए, अभी हमने ये सारी रिएक्शंस देखी, तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हो न हो, इट मे बी कि डेल्टा एच इफ नेगेटिव देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब नेगेटिव कब होगी? जब, जाहिर सी बात है, इसको देखें जरा 1 मिनट। ये देखिए, इस वाले अगर डायग्राम में देखें, इस वाले में ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये तो है रिएक्टेंट की हीट एनर्जी यानी एंथैल्पी रिएक्टेंट की, और ये है प्रोडक्ट की एंथैल्पी।
अब रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो इस लेवल पर है, कम है, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि हीट इसमें रिलीज हो रही है, इसीलिए तो प्रोडक्ट साइड में हीट बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, मतलब ये है कि जो हीट रिलीज हो रही है हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा था, कुछ इशू आ गया था। तो अब फिर से हम लोग देख लेते हैं कि मैंने बताया था कि अगर इसमें एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कम है और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू होता है एच पी प्रोडक्ट का एंथैल्पी एंड रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी अगर ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो हो गया एंडोथर्मिक का। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। अब यहाँ पर एच पी ज़्यादा है और एच आर कम है, यहाँ पर ये गलत है। टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पे हो जाएगा एच पी और यहाँ हो जाएगा एच आर। ठीक है, अब एच आर यहाँ पर ज़्यादा है और एच पी कम है। तो एच आर चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा है और ये नेगेटिव का है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होती है। क्यों होती है वो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि कोई फ्यूल है, फ्यूल, और फ्यूल जो था उससे हमने कुछ एंथैल्पी निकाल दी या हीट एनर्जी रिलीज कर दी, तो क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होगी वो कम होगी। क्यों, क्योंकि फ्यूल में ज़्यादा थी और यहाँ से ये निकल गई है, ये ध्यान रखना। तो जब निकलती है, ठीक है, तो ये साइन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, ये और ध्यान रखो कि रिएक्टेंट से हीट निकल रही है तो इसलिए H निगेटिव आ रहा है यहाँ पर। अब यहीं पर अगर हम देखें कि एच आर है ये और एच पी है, तो अब देखना कि फ्यूल में एंथैल्पी ज़्यादा थी लेकिन डेल्टा एच क्या होता है, एच पी माइनस एच आर। फ्यूल में एंथैल्पी ज़्यादा थी लेकिन वो हीट एनर्जी या जो एंथैल्पी वो निकल गई, निकलने के बाद प्रोडक्ट जो बना, तो अब जब इसमें से निकल गई उसके बाद ही तो प्रोडक्ट बना है, तो इसमें से इतनी हीट कम हो गई, जाहिर सी बात है एंथैल्पी इतनी कम हो गई तो प्रोडक्ट में से भी कम हो जाएगी। जैसे एक बॉक्स है, सपोज करो इसमें 10 सिक्के हैं
और कोई इसमें से 4 सिक्के निकाल लेता है, तो यहाँ कितने सिक्के बचेंगे? 6। यहाँ पर 10 हैं, 10 हैं, 4 निकाल लिए तो 6 बचे, तो कम हो गए कि नहीं? यही बात है कि हीट एंथैल्पी, हीट कंटेंट फ्यूल में ज़्यादा था, जब जलाया गया तो उसमें से बहुत सारी हीट निकल गई, क्योंकि वो हीट में कन्वर्ट हो गई। एंथैल्पी जो थी, टोटल हीट कंटेंट जो था, वो हमारी टेम्परेचर बढ़ाने में चली गई, या हम कहें कि जो फ्यूल जलने से जो हमें फ्लेम वगैरह मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसमें निकल गई। तो प्रोडक्ट की जो इंथैल्पी होगी वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से निकल गई, जैसे यहाँ से सिक्के निकल गए थे। तो इसी तरीके से एच हो जाएगा कम। तो देखो एच कम हो गया, यहाँ पर एच आर ज़्यादा है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ बताया आपको। तो ये नेगेटिव जब हो जाएगा तो देखो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो नेगेटिव, जिसमें एंथैल्पी चेंज आता है और वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। मीन्स एक्जोथर्मिक रिएक्शन अगर हम कहें तो वो एक क्राइटेरिया बना सकती हैं, किसके लिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है कि इफ रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक then it should be spontaneous। अभी तक यही तो हमने समझा, लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं, जैसे कि एक ये रिएक्शन है N2 प्लस O2 और ये बनती है NO2। ये होती है एंडोथर्मिक, मीन्स इसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है किलो जूल पर मोल। चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये एब्जॉर्ब हो रही है इसमें। जब ये एंडोथर्मिक है तो इसको स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक हो सकती हैं, अभी हमने ये देखा। लेकिन ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सोथर्मिक कंडीशन है या डिक्रीज इन एंथैल्पी, ये कंडीशन है, वो ट्रू नहीं है, सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। i.e. एक्सोथर्मिक नेचर इज नॉट सोल क्राइटेरिया या नॉट ओनली क्राइटेरिया। तो फिर और क्या हो सकता है? अब आते हैं एंट्रोपी पर। तब साइंटिस्ट ने कहा कि जब एक्सोथर्मिक नेचर भी सोल क्राइटेरिया नहीं है, तो और क्या कंडीशन और क्या फैक्टर हो सकता है जो कि इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिराइव कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स एक तरह से दे रहा है। तो अब देखो वो है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या है? देखो आपने देखा होगा कि आप अलमारी सेट करते हो अपनी, बाकायदा बुक्स लगा लेते हो, अच्छे से लगा लेते हो, बढ़िया अरेंज करके। लेकिन आप ये देखते हो कि 5-6 दिन बाद ही ये डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिसऑर्डर्ड। इसका मतलब ये है कि नेचर का ये टेंडेंसी है कि वो डिसऑर्डर हो जाए, रैंडमनेस उसमें बढ़ जाए। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। रैंडमनेस, कोई एक सेट अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि रैंडम है सब कुछ। रैंडमनेस इंक्रीजेज। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि देखो एक कंटेनर है और जिसमें ये गैस है,
और एक ये गैस है, दूसरी गैस इसमें है, और यहाँ पार्टीशन है। तो अभी ये चूंकि पार्टीशन है, बंद है, तो अगर यहाँ से पिक करोगे तो ए गैस के मॉलिक्यूल निकलेंगे, यहाँ पिक करोगे तो सिर्फ बी गैस के मॉलिक्यूल निकलोगे। लेकिन जैसे ही आप इसको हटाओगे, होगा क्या कि ये सब मिक्स हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें न तो इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो कितना है, जीरो। इसका मतलब जब डेल्टा एच जीरो है तब भी ये स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। इसका मतलब डेल्टा एच अकेला जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ भी ये बात कही थी। तो अब ये क्या हो गया, इसमें रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि रैंडमनेस अगर बढ़े तो प्रोसेस क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस। तो रैंडमनेस को ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसे एस से डिनोट करते हैं, इस एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, एस से। और ये जो एंट्रोपी होती है, अब जैसे ऊपर से पानी गिरता है, आपने देखा होगा कि ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे फैल जाता है, ऊपर एक स्ट्रीम स्ट्रीम होती है, लेकिन नीचे आके वो एकदम फैल जाता है। तो ये भी रैंडमनेस बढ़ रही है, या कहें कैओस बढ़ रहा है, कैओटिक नेचर बढ़ रहा है, कैओस हलचल। ठीक, तो एस है एंट्रोपी, इसका सिंबल है एंट्रोपी का एस। क्लियर हुई बात। अब देखो, अब ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी अगर बढ़े, एंट्रोपी अगर बढ़ती है सिस्टम की, तो फिर वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है प्रोसेस। जैसे एस तो है रिएक्टेंट की, लेकिन एस पी है प्रोडक्ट की, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा एस पी माइनस एस आर। प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज़्यादा है तो ये हो जाएगी डेल्टा एस हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर जो क्राइटेरिया बन रहा है वो ये बन रहा है कि एंट्रोपी अगर पॉजिटिव हो तो फिर रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ क्या क्राइटेरिया बन रहा था, अगर इंथैल्पी नेगेटिव हो तो हो सकता है, इंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो फिर हमारी जो रिएक्शन है वो या प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ठीक है, अब देखो एस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। डेल्टा एस अगर क्यू बढ़ा दोगे, मतलब कि अगर जैसे सपोज करो कि ये हम यहाँ पर वाटर है, ठीक, यहाँ हमने क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं तेजी से इधर उधर मूवमेंट करने लगेंगे, यानी रैंडमनेस बढ़ेगा, अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगा और इधर उधर मूव करने लगेंगे, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा, यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसका मतलब डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। अच्छा, दूसरा, अब देखो, अब समझो कि अगर वाटर हमारा, ये वाटर है आपका, सपोज करो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और दूसरे कंटेनर में जो वाटर है वो है हमारा 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर यहाँ भी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, यानी 10 जूल दे दें, ठीक है, यहाँ भी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दें 10 जूल दे दें, तो होगा क्या कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी रैंडमनेस उतनी नहीं बढ़ेगी जितना कि टेम्परेचर कम है उसकी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हीट एडेड टू ए सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर, हीट एडेड टू ए सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कॉजेज ग्रेटर रैंडमनेस।
यहाँ पर ग्रेटर रेंडमनेस होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर रेंडमनेस ज़्यादा अपीयर हो रही है और यहाँ कम अपीयर हो रही है। तो अब डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी, ये याद रखेंगे। डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ देख ली। चलो एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि डेल्टा एस हमारा हो जाता है क्यू बाई टी, राइट। अब एक चीज़ और देखते हैं कि डेल्टा एस टोटल जो होगी वो जाहिर सी बात है सिस्टम है और सराउंडिंग है, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज, तो टोटल अगर निकालना चाहें तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ के हम लोग चलते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट पर कि देखो, अब हमने ये देखा कि नाइदर डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एंथैल्पी, नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी आर ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो फिर क्या, तब आया कॉन्सेप्ट कि नहीं भाई ऐसा करो कि दोनों को ही ले लो, ऐसी कोई क्वांटिटी लो जिसमें डेल्टा एच भी इंक्लूड हो जाए, एस भी इंक्लूड हो जाए और टेम्परेचर भी, क्योंकि इसका भी रोल है। तो एक क्वांटिटी हमने ली, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या नाम है इसका, गिब्स फ्री एनर्जी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से, राइट। तो जी होता है एच माइनस टी एस। ओके, और अगर इसको दो सिस्टम की बात करें, एक सिस्टम इनिशियल फेज पे है, एक फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा G1 H1 T S1, यहाँ हो जाएगा G2 H2, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T ही रहेगा, और S2। तो ये हो जाएगा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। क्योंकि देखो जब डेल्टा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, कई बार आप देखते हो कि भाई जब डेल्टा टी एस ही क्यों लिया गया, डेल्टा एस ही क्यों लिया गया, डेल्टा टी क्यों नहीं लिया गया, दोनों ही लिए जाते हैं। देखो ये है टी एस है ना सॉरी, ये टी एस है ना, तो इसको ऐसे किया जाता है, जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो डेल्टा टी एस प्लस डेल्टा एस टी
ओके। अब डेल्टा टी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो चेंज होगा ही नहीं, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो तो जीरो, तो ये टी डेल्टा एस बचेगा, टी डेल्टा एस, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ये वाला लिया। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब गिब्स फ्री एनर्जी है क्या कि यूजफुल जो वर्क होता है वो एनर्जी जो होती है वही गिब्स फ्री एनर्जी है। मतलब ये है कि नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, डेल्टा जी इज नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। क्योंकि एनर्जी बहुत सारी तो हीटिंग इफेक्ट करने में वेस्ट हो जाती है, गर्म करने में चारों तरफ, ठीक है, कुछ इधर उधर डेसिपेट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ यूजफुल एनर्जी होती है जिससे हम वर्क कर सकते हैं, जैसे कि डायनामो घुमाएं तो उससे बिजली बना लें या मोटर चले, ठीक। जैसे कि मैं कहूँ कि एक मान लीजिए कार है, ठीक है, कार में पेट्रोल है और पेट्रोल जब कंबशन होता है ना तभी कार चलती है, लेकिन 1 लीटर जो पेट्रोल में एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी कार को या मोटर को ड्राइव करने में नहीं यूज होती है, बल्कि बहुत सारी इंजन को गर्म करने में, चारों तरफ गर्म हो जाता है, देखा होगा, कुछ रेडिएशन के थ्रू बाहर निकल जाती है एनर्जी। तो यूजफुल वर्क कौन कर रहा है? केवल वही एनर्जी जो मोटर को घुमाने में काम आ रही है। तो यूजफुल वर्क की केवल हम बात करेंगे, वो डेल्टा जी होता है। अब देखो, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव तब होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। और जब डेल्टा जी जीरो होगी तब वो इक्विलिब्रियम में होगी, कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस इक्विलिब्रियम। तो ये बात होती है। अब देखो कि अब यहाँ अगर हम देखें तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा वो देख लो। डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एस काफ़ी ज़्यादा हो, तो काफ़ी ज़्यादा होने से इन दोनों का प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा और नेगेटिव में से जब कम घटाया जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे लिख लें डेल्टा एच, फिर डेल्टा एस, फिर डेल्टा जी, और यहाँ पर टेम्परेचर, हाँ जी। तो यहाँ पर टी हो गया और ये हो गया डेल्टा जी। अब बड़े ध्यान से देखना, इस डेल्टा जी को नेगेटिव करना है हमें, तो ये क्या होना चाहिए? अगर ये नेगेटिव है तब तो काम बन जाएगा, चाहे ये ज़्यादा हो या कम हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, डेल्टा एस क्या हो? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है ही। तो नेगेटिव और नेगेटिव जब ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी प्रोसेस। और टेम्परेचर का यहाँ रोल ख़त्म हो जाएगा, चाहे कम हो या ज़्यादा, इसकी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब नेगेटिव ही आ रहा है तो ये कम और ज़्यादा से क्या मतलब, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव डेल्टा जी चाहिए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। तो नंबर 1 कंडीशन ये है। नंबर 2 कंडीशन क्या है कि अगर ये तो नेगेटिव है लेकिन ये भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तभी नेगेटिव से अगर पॉजिटिव घटाया जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव कब होगा? जब इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू कम होगी। इसकी वैल्यू कम कब होगी? जब टेम्परेचर कम होगा, तो लो टेम्परेचर पर। इसी तरीके से अगला, अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और ये अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, अगर ये हाई टेम्परेचर हो जाए, तो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव कर देगा। ओके, और लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू बहुत हाई है। ठीक, तो जब हाई है तो फिर इसमें से जब घटाया जाएगा तो हाई वाला ही साइन आएगा, और ये पॉजिटिव हो चुका है साइन, तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन। एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी तरीके से 162 पेज पर, 162 पेज पर एनसीईआरटी में और भी कंडीशंस दी हैं, तो उनको आप देख लेना। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम फिर से किसी दिन बता देंगे। ओके, अब चलो एक और ले लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो देखो जब ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव है, ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब अगर ये टेम्परेचर हाई है तब इसकी वैल्यू भी पूरे की हाई हो जाएगी, और इससे जब माइनस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, तो हाई टेम्परेचर अगर कर दोगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी क्या? डेल्टा जी, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, स्पॉन्टेनियस। ठीक, इसी तरीके से और भी दिए गए हैं। अब झट से एक और चीज़ देख लेते हैं और इसके बाद चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये क्या है? इस चार्ट से क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं? वेदर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर वो रिवर्सिबल है, अगर वो रिवर्सिबल है तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट या जीरो प्लस आर टी एल एन के। ये क्या है? ये साइन हमने बताया था कि स्टैंडर्ड स्टेट में अगर सारे सब्सटेंसेस हों, स्टैंडर्ड स्टेट, तो डेल्टा जी क्या हो गया? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। अच्छा, डेल्टा जी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जीरो है तो यहाँ जीरो रख दो, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एन के। ओके, इसको अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाली इक्वेशन। और अगर इसको बेस 10 के फॉर्म में चेंज करना चाहे तो 2.303 आर टी लॉग के, आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इसका यूज होगा आर टी लॉग के, आर टी लॉग के, और ये वैल्यू है नेचुरल लॉग को बेस 10 में चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से ये ये इक्वेशंस भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बात, और ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है। लेकिन अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और कुछ ट्रिक्स अगले वीडियो में लेके आएंगे, जिससे कि आपको और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करेंगे
और ट्रिक्स क्या हैं, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट भी कर दें। अगर कोई सुधार चाहते हैं या नहीं पसंद आया है तो भी कमेंट करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल। अब ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लिया करें। तो प्लीज़ जाते समय एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।